हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इन क्लासेस के माध्यम से हम एमपीएसआई के अंदर प्रीलिम्स में जो एक नया और थोड़ा सा अलग किस्म का सब्जेक्ट ऐड हुआ है, जिसको आप सिविक्स या नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी शुरुआती क्लासेस में हमने नागरिक शास्त्र से जुड़ी हुई मूलभूत अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया, उस पर एक विस्तृत चर्चा की। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है, कैसे एक विषय के रूप में उसके अर्थ में परिवर्तन आया, उसका स्कोप क्या है, राज्य क्या है, राज्य का विकास कैसे हुआ, उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो कुछ बेसिक बातों पर हमने प्रीवियस क्लासेस में विशद चर्चा कर ली थी। अब जो है आज की क्लास में हम राज्य की विभिन्न परिभाषाओं के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरह ही, क्योंकि राज्य की परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की ठीक ठाक संभावना, बल्कि काफ़ी संभावना एग्जाम में है। और इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति भी आपको बताते हुए ही चल रहा हूँ अलोंग द वे, तो जो क्वेश्चन आता है परिभाषागत प्रश्नों से, तो वो इस तरह से आता है कि उसमें आपको सीधे सीधे ये एक विचारक का नाम दे दिया जाता है और उसने क्या परिभाषा दी है ये पूछा जाता है, या उल्टा कर देंगे कि परिभाषा दे देंगे और कहेंगे कि किस विचारक ने ये परिभाषा दी है। तो इस तरह के प्रश्न साधारण प्रश्न आते हैं। अगर आप तमाम विचारकों के नाम और उनके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाओं को पढ़ लें तो आप बहुत आसानी से इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करके उतने अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम राज्य की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग रूपों में राज्य को परिभाषित किया है और इससे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस जिन कैंडिडेट्स ने नहीं देखी है वो उन्हें पहले अटेंड करें, क्योंकि विषय एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है, इसलिए पिछली कक्षाओं के साथ वर्तमान कक्षा का एक पूर्वापर का संबंध रहता ही है, तो उसी तरह से आप उसको आगे कंटिन्यूटी में समझ पाएंगे। फिर पिछली क्लास में मैंने राज्य के बारे में बेसिक बात बताई थी, मूल जो राज्य का अस्तित्व है उसके बारे में, और साथ ही साथ राज्य को निर्धारण या निर्माण करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य जो है उसके निर्माण में 4 तत्वों को अनिवार्य माना गया है और चारों तत्वों से मिलकर ही राज्य की व्युत्पत्ति या निर्माण होता है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब हम आप राज्य की विभिन्न परिभाषाओं के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य की विभिन्न परिभाषाएं एवं संकल्पनाओं की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि राज्य शब्द का मतलब भी समय के साथ बदलता रहा है और राज्य के लिए राज्य शब्द का प्रयोग हमेशा से नहीं किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राचीन यूरोप में, पुराने समय में, प्राचीन काल में यूरोप में रोमन साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य, ये 2 बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, इलाके हुआ करते थे, और इनके अंदर नगर राज्य हुआ करते थे। तो ग्रीस में नगर राज्यों के लिए पोलिस, मतलब ग्रीस में जो नगर राज्यों की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत राज्य के या राजनीतिक ढांचे के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इसी पोलिस से फिर बाद में पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम शब्द बने। तो प्राचीन लैटिन भाषा में, प्राचीन ग्रीक भाषा में जो है पोलिस शब्द इस्तेमाल में आता था राजनीतिक ढांचे के लिए, जिसको आप मोटा मोटी राज्य बोल सकते थे। हालांकि तब राज्य का स्वरूप अलग था, आज से काफी अलग था नगर राज्यों में। इसी तरह रोमन साम्राज्य में, रोम के नगर राज्यों में राजनीतिक ढांचे के लिए या राज्य जैसी संकल्पना जो भी उस समय रही होगी, जो भी उसका स्वरूप रहा होगा, उस संकल्पना के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिससे बाद में फिर सिविक्स जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। लेकिन आज जो हम राज्य हिंदी में पढ़ते हैं, ये राज्य शब्द दरअसल अंग्रेजी के स्टेट शब्द का रूपांतरण या अनुवाद है। आप जिसको राज्य बोल रहे हैं हिंदी में, वो दरअसल स्टेट है। तो हम स्टेट से ही इसको जोड़ के देखेंगे, क्योंकि आधुनिक काल में जितना भी काम यूरोप में हुआ है उसी को हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ते रहते हैं। तो राज्य शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, मतलब स्टेट शब्द जिसको हम राज्य बोलते हैं, स्टेट शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग राजनीतिक ढांचे के लिए या राज्य की संकल्पना के रूप में मैकियावेली ने किया था अपनी किताब जिसका नाम था द प्रिंस में। यह भी मैंने आपको बता दिया था। मैकियावेली एक इटालवी या इटालियन चिंतक हुए हैं। इतालवी यानी कि इटली के रहने वाले, इटालियन
थिंकर हुए हैं। और मैकियावेली ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस, जो 1514 में छपी थी 1514 में। तो उसमें उन्होंने पहली बार राजनीतिक ढांचे या राज्य की संकल्पना के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया, जिसको हम राज्य या स्टेट आज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक लंबे समय तक राज्य के वास्तविक आकार और उसके तत्वों और उसके स्वरूप और उसके ढांचे को लेकर के बहुत भ्रम बना रहा लोगों में कि किसको राज्य माने, राज्य में क्या तत्व आएंगे, क्या तत्व नहीं आएंगे। उस समय राज्य का स्थिति भी अलग थी भाई, राजतंत्रात्मक दुनिया थी, कहीं कहीं गणतंत्र भी थे छोटे मोटे, पर उनका स्वरूप आज के गणतंत्रों की तरह नहीं था। राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी, उसकी मर्जी से शासन चलता था, उसके पास एक टीम होती थी, है ना, कहीं कहीं तानाशाही थी, कहीं कहीं पर अच्छे राजा थे, तो अलग अलग स्वरूप था। तो इसीलिए राज्य के तत्वों को लेकर के, उसके आकार को लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के, उसके घटकों को लेकर के ठीक ठाक भ्रम बना रहा लंबे समय तक। ठीक है, और इसीलिए उसके स्वरूप को तय करना बहुत मुश्किल था। लैटिन शब्द स्टेटस जो है, इसका अर्थ जो है, शुरुआत में इसका जो लिटरल मीनिंग था, यानी जो इसका शाब्दिक अर्थ था, वो एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता से लिया जाता था। लैटिन शब्द स्टेटस, जिसका अर्थ एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है, उससे निकले स्टेट शब्द को राज्य कहा गया। और इसे शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आती थी कि भाई स्टेट को राज्य बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टेट शब्द बना है स्टेटस से। भाई स्टेट शब्द कहां से बना? स्टेटस से। स्टेटस से ही क्या बन गया? स्टेट। और ये जो स्टेटस शब्द है, इसका मतलब कहां से लिया जाता है? स्टेटस मतलब आपका सामाजिक। आज भी तो बोलते हैं इसका स्टेटस क्या है, बोलते हैं तुम्हारा भाई इसका समाज में क्या स्टेटस है, इसका दुनिया में क्या स्टेटस है, सोसाइटी में क्या स्टेटस है। तो स्टेटस का तो शाब्दिक अर्थ तब भी वही था, सामाजिक स्तर। आज भी यही बोलते हैं कि भाई इसका कोई स्टेटस नहीं है या इसका स्टेटस है। तो स्टेटस का मतलब प्राचीन लैटिन भाषा में भी वही था, सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस। सोशल जो हायरार्की है उसमें वो किस पायदान पे आ रहा है, सामाजिक व्यतिक्रम में उसका क्या पायदान है, क्या स्थिति है, उसको स्टेटस बोलते थे। और इसीलिए स्टेटस को राजनीतिक ढांचे के लिए प्रयोग में लाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि भाई सामाजिक स्तर के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसको राजनीतिक ढांचे के लिए कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो शुरुआत में ये काफी भ्रम वगैरह की स्थिति बनी रही थी। लेकिन मैकियावेली ने अपनी किताब प्रिंस में स्टेटस शब्द से निगमित शब्द स्टेट का प्रयोग राज्य के लिए किया, और फिर कालांतर में वही शब्द रूढ़ और सर्वमान्य हो गया राज्य के लिए। तो हालांकि इसका स्टेटस शब्द की व्युत्पत्ति, स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति जिसको हम राज्य बोल रहे हैं, ये स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति का मतलब ही निकला कहां से है, ओरिजिन क्या है इसका। तो स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति स्टेटस शब्द से हुई, और स्टेटस का प्राचीन लैटिन में मतलब सामाजिक स्थिति होता था, जो कि आज भी होता है अंग्रेजी में इसका मतलब। लेकिन इसी से स्टेट शब्द बना और वो फिर रूढ़ हो गया राजनीतिक ढांचे के रूप में, जबकि इसका लिटरल मीनिंग होता था सामाजिक स्थिति। लेकिन बाद में ये शब्द चल गया तो चल गया, और आज उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है ना, कुछ शब्द कुछ खास अर्थों में चल जाते हैं, और फिर वो उसी अर्थों में प्रयोग में आते हैं, भले ही फिर उसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी निकले। ऐसा रहता है, बहुत बार भाषा में ऐसा होता है कि वो फिर उसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं शब्द। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट। जैसे अब एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी दुर्घटना को एक्सीडेंट बोल सकते हैं, पर हम लोग बोलचाल में एक्सीडेंट का मतलब क्या समझते हैं कि सड़क दुर्घटना या रेल दुर्घटना, उसको बोलेंगे एक्सीडेंट। जबकि किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए वो भी एक्सीडेंट ही कहलाएगा। लेकिन बोलचाल में एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया है? सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ऐसा। तो रूढ़ हो जाते हैं अर्थ। ऐसे ही स्टेट शब्द जो है वो राजनीतिक ढांचे के साथ रूढ़ हो गया। तो मैकियावेली ने पहली बार इसका प्रयोग किया। उसके बाद जो दूसरा विद्वान आया, जिसका नाम आपको याद रखना है, बोदान। ये एक फ्रेंच स्कॉलर था, फ्रेंच विद्वान था, फ्रांसीसी विद्वान था, बोदान। इसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं BODIN, लेकिन इसको पढ़ते बोदान है। फ्रेंच स्पेलिंग जो होती है उनका प्रोनाउंसिएशन कई बार थोड़ा स्पेलिंग से अलग रहता है। तो बोदान जो है उसने राज्य के लिए डी रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया पहली बार। मैकियावेली ने क्या बोला? स्टेट बोला। लेकिन जो फ्रांसीसी विद्वान आया बोदान, जिसको बोदिन लिखते हैं अंग्रेजी में, पढ़ते बोदान है, बोदान ने इस राज्य के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया वो था डी रिपब्लिका,
ये दोनों याद रखिए। कोई पूछे मैकियावेली ने क्या बोला राज्य को, तो स्टेट बोला, जो आज तक चल रहा है, पहली बार उसका प्रयोग उसी ने किया था। और बोधान ने क्या बोला, तो बोधान ने डी रिपब्लिका बोला। बोधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी अभी परिभाषा भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसने परिभाषा भी दी है राज्य की, वो आगे मैं आपको परिभाषाओं में पढ़ाऊंगा इसकी परिभाषा। तो ये फ्रांस का रहने वाला था और इसने डी रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया राज्य के लिए। फिर समय बीतता गया 16वीं शताब्दी के अंग्रेज लेखक जो है वो संगठित समूह के भाव को व्यक्त करने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करते हुए फिर कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने लगे। जैसे रेल्म, एक शब्द रेल्म आया, एक बॉडी पॉलिटिक्स शब्द आया, एक कॉमनवेल्थ शब्द आया। तो ये तमाम शब्दों का प्रयोग राजनीतिक ढांचे के रूप में किया जाने लगा। उस समय काफी शब्दों का प्रयोग राजनीतिक ढांचे के रूप में किया जा रहा था अलग अलग देशों और अलग अलग समाजों में। इटली में मैकियावेली ने राजनीतिक ढांचे के लिए स्टेट शब्द दे दिया, फ्रांस में बोधान ने उसको डी रिपब्लिका बोल दिया, और यूरोप के अलग अलग देशों में कहीं पर उसको रेल्म कहा जाने लगा, जो आज तक भी बहुत लोग रेल्म बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं उसको बॉडी पॉलिटिक कहा जाने लगा, कहीं कहीं कॉमनवेल्थ कहा जाने लगा। तो राज्य के लिए 15वीं 16वीं शताब्दी में, खासतौर पर 16वीं शताब्दी में ये तमाम शब्द, नॉट 15वीं, क्योंकि 1500 से 1600 को 16वीं शताब्दी बोलेंगे, तो 16वीं शताब्दी में तमाम शब्दों का प्रयोग यूरोप के अलग अलग देशों और समाजों में राज्य के लिए किया जा रहा था। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग राज्य के लिए यूरोप में किया जाता था या नहीं किया जाता था। 4 ये 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, प्रश्न ऐसा बन सकता है। तो रेल्म का प्रयोग होता था, बॉडी पॉलिटिक का प्रयोग होता था, कॉमनवेल्थ का प्रयोग होता था राज्य के लिए, और मैकियावेली ने स्टेट का प्रयोग किया और बोधा ने डी रिपब्लिका। इनमें से एक ही शब्द आज बचा है, वो मैकियावेली के द्वारा दिया गया स्टेट है। बाकी सभी शब्द राज्य के लिए प्रयोग में नहीं आते। ये शब्द हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है अस्तित्व में। आज रिपब्लिक शब्द भी है, पर रिपब्लिक शब्द का अलग ही अर्थ आजकल हो गया है, गणतंत्र। ऐसा नहीं है कि ये डी रिपब्लिका मतलब रिपब्लिक से मिलता जुलता शब्द, तो आज भी वो शब्द अस्तित्व में तो है, पर उसका प्रयोग राज्य के लिए नहीं होता है, अलग ही उसकी एक संकल्पना है। ऐसे ही रेल्म शब्द भी आज प्रयोग में आता है, लेकिन रेल्म का मतलब भी कार्यकाल से ज्यादा लिया जाता है, टेन्योर के संबंध में, है ना। पॉलिटिक्स शब्द भी चलता है, पर उसका अर्थ भी उस एकदम राज्य का पर्यायवाची के रूप में नहीं लिया जाता। कॉमनवेल्थ शब्द भी चलता है, पर इसका प्रयोग भी राज्य के पर्यायवाची के रूप में नहीं किया जाता। राज्य के पर्यायवाची के रूप में या राज्य के लिए केवल मैकियावेली का स्टेट शब्द बचा। बाकी शब्द है जरूर, पर राज्य के एकदम पर्यायवाची के रूप में उनका यूज नहीं होता, अलग अलग संकल्पनाओं के रूप में होता है। कॉमनवेल्थ जैसे ब्रिटिश, पुराने जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनके सबका जो एक संगठन बना हुआ है उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, उसमें भारत भी एक सदस्य है। तो अभी भी वो शब्द तो है ही, भारत भी उसमें एक सदस्य है ना, कॉमनवेल्थ, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, जिसमें पुराने ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, कुछ और देश भी हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थी, ऐसा। अब आते हैं राज्य। तो ये एक राज्य का, हमने देखा कि राज्य शब्द का प्रयोग कैसे कैसे प्राचीन यूरोप में विकसित हुआ और क्या क्या शब्द प्रयोग में आ रहे थे, किन किन विद्वानों ने क्या क्या शब्द दिए। अब हम आते हैं राज्य की अलग अलग परिभाषाओं पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैकाइवर, जिसकी कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी प्रीवियस क्लास में, मैकाइवर ने बहुत ही मध्य मार्ग अपनाया, मतलब वो एक्सट्रीम्स पे नहीं गया। उसने ना तो राज्य को बहुत तुच्छ माना, ना राज्य को पूज्यनीय माना। जैसे कुछ विचारक ऐसे थे जो राज्य को बहुत पवित्र संस्था मान रहे थे, कुछ विचारक ऐसे थे जो राज्य को फालतू संस्था मान रहे थे। लेकिन मैकाइवर ने बीच का रास्ता अपनाया। उसने कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। यह न तो पूजनीय है देवताओं की तरह और न ही एकदम तुच्छ है। यथार्थ में इसकी जरूरत है मनुष्य समाज को अपने आप को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो नियामक संस्था हो और समाज को ठीक से चला सके। तो उसने इस रूप में इसको देखा। और मैकाइवर ने कहा कि राज्य की परिभाषा को लेकर के इतनी उहापोह की या इतने कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है। राज्य तो बहुत स्पष्ट एक संस्था है और इसकी परिभाषा मानना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट संकल्पना है, एक बहुत ही क्लियर कट विचारधारा या बॉडी है कि भाई एक ऐसी व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो समाज को संचालित कर रहा है, नियम कानून बना रहा है, उनका पालन करवा रहा है, और जिसकी कलेक्टिव पावर, जिसकी सामूहिक शक्ति उस समाज में रहने वाले लोगों की वैयक्तिक शक्तियों से ज्यादा है, इंडिविजुअल पावर से ज्यादा है, तभी तो वो उनको कंट्रोल कर पा रहा है। और उसके पास एक सोर्स है लेजिटिमिटी का, चाहे उसको जनता ने चुना हो, चाहे उसको परिवार से वो आ रहा हो, जो भी है, एक उसके पास लेजिटिमिटी है, एक वैधानिकता है जिसके आधार पर वो समाज को संचालित कर रहा है, नियमित कर रहा है, नियामक संस्था बना हुआ है इस तरीके से। तो मैकाइवर ने कहा कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत स्पष्ट संकल्पना है और इसकी परिभाषा देने में इतनी समस्याएं क्यों आ रही है, यह समझ के परे है।
फिर बाद में उसने खुद ही कहा कि इसका कारण शायद ये है कि दुनिया भर में राज्य का क्योंकि स्वरूप अलग अलग रहा है इतिहास में अगर देखें तो, और उसके स्वरूपगत विभिन्नताओं के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बांधे जाना चाहिए। खैर, फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय पर राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब मैकाइवर ने कहा कि है तो स्पष्ट, बहुत मुश्किल नहीं है इसकी परिभाषा करना, पर क्योंकि लोगों ने राज्य का एक स्वरूप नहीं देखा है, हर जगह राज्य का स्वरूप अलग अलग है, कहीं तानाशाही है, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं नगर राज्यों के गणराज्य है, कहीं पर एब्सोल्यूट गणराज्य है, तो स्वरूप अलग अलग रहा है। एनीवे, फिर भी मैकाइवर ने ये कहने के बावजूद भी उसके पहले भी और उसके बाद भी प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सारे विद्वानों ने राज्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, और उन परिभाषाओं को आज हम देखने का प्रयास करते हैं। आप विद्वान का नाम भी याद रखिए और उसके द्वारा दी गई परिभाषा को भी याद रखिए। कीवर्ड कम से कम याद रहना चाहिए, कीवर्ड से आप जो है परिभाषा पकड़ सकते हैं कि किसने दी है। परिभाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर भी आता है, थोड़ी बहुत कॉमनैलिटी भी रहती है, थोड़ी बहुत चीजें एक जैसी रहती है, थोड़ी बहुत अलग। अब अगर आप किसी चीज की परिभाषा दे रहे हैं जो एक ही चीज है, तो उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। परिभाषा तो राज्य की है तो कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी ही। जैसे अगर कोई आम की परिभाषा लिख रहा है तो उसको लकड़ी की परिभाषा से तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना। आम की परिभाषा अलग अलग लोग अलग अलग दे सकते हैं थोड़ी बहुत। भाई कोई बोलेगा आम मीठा होता है, कोई बोलेगा कि खट्टा मीठा होता है, कोई बोलेगा आम येलो होता है, कोई बोलता नहीं ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। तो ऐसे मिलता जुलता रहेगा, पर कोई ये नहीं बोल सकता कि आम जो है वो मतलब कठोर होता है, पत्थर होता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। पत्थर और आम की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो इसी तरह राज्य की परिभाषाएं भी मिलती जुलती रहती हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है, थोड़ी बहुत कॉमनैलिटी रहती है। अब एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले अरस्तु की बात करते हैं, एरिस्टोटल। इसकी परिभाषा मैंने कल भी हल्की सी चर्चा की थी। अरस्तु जो है वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूरोप में हुआ, ग्रीस में। ये भी ग्रीक विद्वान है। जिस समय ग्रीस में नगर राज्यों का दौर चल रहा था, ये वहीं ग्रीस में रहा करता था। इसका नाम एरिस्टोटल है और इसको हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं। तो एरिस्टोटल बोले चाहे अरस्तु बोले, वही बंदा है, ठीक है। ये जो है, इसने जो परिभाषा दी है प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों के हिसाब से दी है, क्योंकि उस समय मौजूद था। और दूसरी बात यह है कि उस समय जैसे जितने भी, जैसे स्पार्टा है, आपका एथेंस है, ये सब नगर राज्य थे और आपस में इनमें भिड़ंत भी बहुत होती थी, क्लैशेस होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, तो क्लैशेस भी होते थे। तो इस संबंध में अरस्तु ने क्या बोला है, राज्य की परिभाषा क्या दी है? अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये मैंने आपको कल भी थोड़ा सा समझा दिया था, एक बार और बता दे रहा हूं शॉर्ट में, कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों और गांव का ऐसा समुदाय है। मतलब इसमें या तो परिवार होंगे या कुछ गांव होंगे, उनका ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य अपने आप में एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अब देखिए, इसको आप इस परिभाषा को अगर आप प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों के संदर्भ में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि उस समय जो नगर राज्य थे छोटे छोटे थे, आज की तरह बड़े बड़े राष्ट्र राज्य तो थे नहीं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं, इतने बड़े बड़े क्षेत्र है। छोटे छोटे नगर राज्य थे। अब उन नगर राज्यों में क्या होते थे, परिवार रहा करते थे कुछ, और हो सकता है कि थोड़े बहुत छोटे मोटे कुछ गांव आते हो, उससे ज्यादा तो वो था नहीं। या तो सिटी है तो सिटी में क्या होंगे, परिवार ही होंगे। और मान लो कि थोड़ा बड़ा है तो 4-6 गांव मिलकर के एक नगर राज्य बना होगा, तो उसमें या तो फैमिलीज होंगी प्रीडोमिनेंटली, या कुछ थोड़ा बड़ा हो तो कुछ गांव होंगे। तो इसलिए इसने कहा कि राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय है, एक ऐसा समुदाय है जो कैसा हो, अपने आप में आत्मनिर्भर और पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए सक्षम हो। क्योंकि क्या है कि उस समय ये आपस में लड़ते रहते थे नगर राज्य, इसीलिए इनको आत्मनिर्भर और अपने आप में स्वायत्त और स्वावलंबी होना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये किसी दूसरे पे अगर निर्भर करेंगे तो वो इनके लिए काम की बात नहीं होगी। तो राज्य के अस्तित्व में आने की पूर्व शर्त अरस्तु ये मानता है कि राज्य ऐसा होना चाहिए जो इन तमाम परिवारों और गांवों को एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन दे सके, उसका वही उद्देश्य है, ठीक है। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा विद्वान है सिसरो। सिसरो ने राज्य की क्या परिभाषा दी? सिसरो ने कहा कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें वह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। इसने इसको सामुदायिकता के साथ जोड़ा, कलेक्टिविज्म के साथ जोड़ा।
किसने? सिसरो ने। सिसरो की परिभाषा बहुत अच्छी है और तार्किक परिभाषा है। उसने कहा है कि राज्य उस समुदाय को कहा जाता है जिसमें यह भावना रहती है कि सभी मनुष्य जो उसमें रह रहे हैं उन सभी मनुष्यों को उस समूह में या उस समाज में या उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। अगर कोई एक ये सोच ले उसमें से कि मैं सब खा जाऊंगा बाकियों को नहीं दूंगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। या कोई एक छोटा सा ग्रुप ये सोच ले कि भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन हो बाकी सब ऐसे ही मरे भूखे तो काम नहीं चलेगा। राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये कॉमनली ये भावना होना चाहिए, हर सदस्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर सदस्य के अंदर ये भावना होना चाहिए कि हम सब एक समूह के रूप में है। वी फीलिंग होना चाहिए, हम सब एक समूह के रूप में है और हमारे पास जितने भी संसाधन है हम सभी को मिलजुल कर उसका उपभोग करना है, सबको मिलजुल के काम भी करना है और जो लाभ मिलेंगे उसका भी सबको बराबर वितरण होना चाहिए अपनी अपनी प्रतिभा और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। ऐसा कि भाई जितने हम लोग सब मिलकर के साथ में काम करेंगे और उससे जो लाभ मिलेगा, जो संसाधन है, जो साधन है, जो उपज है, जो भी साधन संसाधन समुदाय के पास है, सभी व्यक्ति उसका ठीक से उपभोग करेंगे अपनी अपनी जरूरत और अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक। तो ये भावना जब जिस समुदाय में आ जाती है तो वो राज्य के रूप में अस्तित्वमान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा ढांचा बन जाता है जो उनको परस्पर एक रखता है और उसी से राज्य जो है वो निर्मित होता है। ठीक है, तो ये जो है सिसरो की परिभाषा है, इसने उसको सामुदायिकता की भावना से जोड़ा जो कि बहुत ही सही है। फिर उसके बाद लास्की भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। लास्की ने राज्य की क्या परिभाषा दी? लास्की ने कहा कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ये थोड़ी सी आधुनिक परिभाषा है बाकियों की तुलना में, इसमें और कई पक्ष समाहित हो गए, इसमें थोड़ा सा और मॉडर्निटी आ गई, इसमें थोड़ा सा और दायरा विस्तृत हो गया, थोड़ा सा और अर्थ विस्तार मिला, उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंशन मिला लास्की की परिभाषा में। लास्की ने कहा है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, मतलब उसमें एक सरकार है और एक प्रजा है। एक समुदाय छोटा सा सरकार है और बाकी बड़ा समुदाय क्या है? प्रजा है। ठीक है, और ये जो समुदाय है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहता है और जो सरकार है वो प्रजा पे सर्वोच्च सत्ता रखती है। ये वही बात है जो मैंने आपको कल राज्य के तत्व पढ़ाते हुए बताया था। मैंने आपको बताया था कि राज्य में सरकार के पास संप्रभुता होती है और वो संप्रभुता के कारण ही वह अपने अंदर रहने वाले लोगों के बारे में और भूभाग के बारे में कोई भी निर्णय ले पाते हैं। तो ये जो है वही परिभाषा है लास्की की भी। लास्की ने कहा है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभक्त है, मतलब राज्य में सरकार होती है और लोग होते हैं, प्रजा मतलब लोग, जनसंख्या। तो राज्य में सरकार होती है और लोग होते हैं और वो एक निश्चित भूभाग पे रहते हैं और सरकार के पास ये शक्ति होती है कि वो कोई भी निर्णय इस भूभाग और प्रजा के बारे में ले सके जो उनके हित में हो, कम से कम जो सरकार को लगता है कि उसके हित में हो। तभी तो सरकार का महत्व है। सरकार की जो सामूहिक शक्ति है वो प्रजा की इंडिविजुअल शक्ति से ज्यादा होनी चाहिए। राज्य की जो सामूहिक शक्ति है वो सदस्यों की अलग अलग शक्तियों से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो उनको नियमित और नियामक की तरह से उनको रेगुलेट कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी, उनको संचालित कर पाएगी। अगर राज्य की शक्ति कम हो जाएगी प्रजा से तो फिर राज्य कैसे उनको मैनेज करेगा, काम ही नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लास्की की परिभाषा ध्यान रखनी है तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप इसको लास्की की परिभाषा को राज्य के निर्माण के जो अनिवार्य तत्व है उस आलोक में देखो। राज्य के निर्माण के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सरकार की प्रभुसत्ता, सोवेरेनिटी। इन चारों तत्वों के आलोक में अगर आप इस परिभाषा को देखोगे तो ठीक से समझ पाओगे। एक प्रादेशिक समाज है जिसमें सरकार है और जनसंख्या है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और सरकार के पास सर्वोच्च सत्ता है कि वो अपने प्रजा और राज्य के बारे में कोई भी फैसला ले सके। इसकी सत्ता बाकी इंडिविजुअल सदस्यों की सत्ता से बड़ी है, राज्य की सत्ता, सरकार की सत्ता। तभी तो वो उनको संचालित कर पाएगी, तभी तो वो सबके हित में काम कर पाएगी। ठीक है, तो ये लास्की की परिभाषा है। उसके बाद अगली परिभाषाओं पे चलते हैं।
ये 3 परिभाषाएं तो है ही है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं ऐसी है जो बहुत मान्य है अन्य की तुलना में। जैसे एक विद्वान हुए फिलिमोर, फिलिमोर की परिभाषा काफी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं गिलक्राइस्ट, गिलक्राइस्ट की परिभाषा भी बहुत ही अच्छी परिभाषाओं में से मानी जाती है। एक गार्नर की डेफिनेशन है, गार्नर की डेफिनेशन भी अच्छी मानी जाती है। तो कुछ और डेफिनेशन है जो आधुनिक समय में पुराने की तुलना में ज्यादा मान्य है। ये सब पुराने विचारक हैं। जैसे अगर हम अरस्तु की बात करें तो एरिस्टोटल तो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, 5th-6th सेंचुरी बीसी, बहुत पुराना विचारक है। इसलिए उस समय राज्य का स्वरूप ही अलग था। ग्रीस के नगर राज्य थे, उनका स्वरूप अलग था, इसलिए उसकी परिभाषा थोड़ी आउटडेटेड हो गई। क्योंकि अब जो है नगर राज्य नहीं है, अब राष्ट्र राज्य है, उनकी पूरा स्वरूप ही बदल गया है, तो उसकी पुरानी परिभाषा थोड़ी सी आउटडेटेड है। इसी तरीके से सिसरो जो है और लास्की जो है, इनकी परिभाषाएं भी अच्छी है, पर ये पुराने विचारक हैं। अब जो ज्यादा मान्य परिभाषाएं चलती हैं उनमें कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, जैसे फिलिमोर की, गिलक्राइस्ट की, गार्नर की, इनकी परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है, फिलिमोर ने राज्य के विषय में क्या कहा? फिलिमोर कहता है कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने की अथवा अन्य किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की अधिकार प्राप्त हो। अब देखिए, ये अपने आप में फिलिमोर की समस्या आधुनिक समस्या, फिलिमोर की परिभाषा आधुनिक परिभाषा है आज के हिसाब से। आज राष्ट्र राज्यों का जो स्वरूप है, आज राष्ट्र राज्यों की जो स्थिति है, आज राष्ट्र राज्यों के पास जो शक्तियां हैं, ये उस पर निर्भर है। ठीक है, आज जो राष्ट्र राज्यों के पास शक्तियां हैं या आज जो राष्ट्र राज्यों का स्वरूप है या जो उनकी पूरी स्थिति है, उसके हिसाब से ये परिभाषा है। ठीक है ना, ये आधुनिक परिभाषा है और बहुत समग्र परिभाषा है टोटलिटी में, क्योंकि इसमें उसने तमाम तत्वों को समेट लिया, तमाम घटकों को, कारकों को समेट लिया। यह अपने आप में एक सुपरिभाषित, सुचिंतित और समग्र परिभाषा है। क्या कह रहा है राज्य? फिलिमोर कह रहा है कि राज्य मनुष्यों का वो समूह है। वही 4 घटक याद रखिए। 4 घटक कौन कौन से हैं राज्य के? एक तो भूभाग, दूसरा भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या या लोग, जिसको आप प्रजा बोलो, लोग बोलो, आबादी बोलो, जनसंख्या बोलो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। तीसरी बात, इसमें होने वाली सरकार, जो जनसंख्या का ही एक छोटा सा समूह सरकार बन जाता है जिसको शक्ति है। और दूसरा, सरकार के पास संप्रभुता यानी शक्ति, अधिकार, जो इस बारे में कोई भी निर्णय ले। मतलब सरकार की संप्रभुता का मतलब होता है सरकार की ऐसी सत्ता जिसके आधार पर वो भूभाग या जनसंख्या के आधार पे कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होती है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर ये चारों चीजें फिलिमोर की परिभाषा में है। राज्य मनुष्यों का वो समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है और एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण और प्रभुत्व रखता है। वही परिभाषा है। एक निश्चित भूभाग पर एक आबादी रहती है स्थायी रूप से। इस आबादी, एक निश्चित भूभाग पर एक आबादी रहती है स्थायी रूप से। ठीक है, और उस आबादी को संचालित और नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा समुदाय उसी आबादी में से आता है, जो एक व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है। और वो जो व्यक्तियों का समुदाय है उसके पास शक्ति होती है, मतलब शक्ति होती है, सत्ता होती है, पावर होती है, जो कि कॉमन सदस्यों की इंडिविजुअल शक्ति से ज्यादा होती है, उसकी कलेक्टिव शक्ति सरकार की। और उसी शक्ति के आधार पर वो समाज को संचालित और नियंत्रित करता है, प्रभुत्व रखता है। सभी संसाधन जो समाज में है उनका वितरण ढंग से करेगा, नागरिकों को अधिकार देगा, उन पर कर्तव्य डालेगा, कर्तव्यों का पालन करवाएगा, अधिकार प्रदान करेगा, कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, उनका पालन करेगा, जो नहीं करेगा उसको दंडित करेगा, जो कानूनों का पालन न करे, समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करेगा, कोई ताकतवर कमजोर का हक न छीने इसकी व्यवस्था करेगा। अपने समाज में जितने भी संसाधन है, यहां पर संसाधन के लिए पदार्थ शब्द लिखा हुआ है, पदार्थ मतलब रिसोर्सेज। अपने समुदाय के अंदर या देश के अंदर या जिस भी इलाके में वो रह रहा है, वहां 2 तरह के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। मनुष्य भी एक संसाधन है, तो वो प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण रखता है और व्यक्तियों पर भी नियंत्रण रखता है और एक तरह से समाज को चलाता है।
और साथ ही साथ ये अपने आप में संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब होता है इसको अपने भूभाग और मनुष्यों के बारे में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति हासिल होती है। वो अपने भूभाग और मनुष्यों से संबंधित कोई भी शक्ति मतलब कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी पॉलिसी बना सकता है, उसको अधिकार है। और यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ समझौते करता है, संधियां करता है ना, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, वो सभी काम करता है। मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ शक्तियां मतलब हासिल है अपने देश के लोगों के हवाले से। दुनिया के विभिन्न राज्य आपस में संधियां करते हैं, समझौते करते हैं, द्विपक्षीय संबंध स्थापित करते हैं, बहुपक्षीय संबंध स्थापित करते हैं अलग अलग फोरम्स के माध्यम से, जैसे सार्क है, यूएनओ है, आसियान है, ईयू है, अभी G20 है, G5 है, ब्रिक्स है, इस तरह से। तो ये फिलिमोर की परिभाषा ज़्यादा आधुनिक है, ज़्यादा समग्र है, ज़्यादा स्पष्ट और सुविचारित है। उसके बाद आते हैं गिलक्राइस्ट की परिभाषा पे। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट ने कहा कि राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनसत्ता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। वही बात जो इससे पहले जो है मतलब जैसे गिलक्राइस्ट की जो बात है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बात है जो यहाँ पे फिलिमोर ने कही। फिलिमोर से मिलती जुलती बात है। गिलक्राइस्ट ने भी वही बात कही है, बस हल्का सा शब्द, देखो शब्द का अंतर रहता है, थोड़ा सा फ्रेज करने का अंतर रहता है, बात वही है, बस उसको फ्रेज अलग तरह से कर दिया है। ठीक है ना, बात तो वही है, थोड़ा सा फ्रेज अलग तरीके से कर दिया, बोलने का तरीका। तो राज्य उसको बोलते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में रहते हैं, एक सरकार के अधीन रहते हैं और सरकार आंतरिक मामलों में अपनी प्रभुसत्ता का इस्तेमाल करती है। मतलब उस भूभाग और भूभाग पे रहने वाली जनसंख्या के मामले में कोई भी निर्णय ले सकती है, लेकिन बाहरी मामलों में वो अन्य सरकारों से स्वतंत्र है। बाहरी मामले में वो निर्णय नहीं ले सकती, वो वहां की सरकार लेगी। किसी भी देश की सरकार को जो संप्रभुता हासिल होती है वो अपनी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर हासिल होती है, अपने देश की, अपने राज्य की सीमाओं के भीतर हासिल होती है। बाहरी देश में किसी और राज्य में उसकी संप्रभुता का विस्तार नहीं होता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के बारे में कोई भी निर्णय ले सकती है, लेकिन नेपाल या भूटान के बारे में तो नहीं ले सकती, या चाइना के बारे में नहीं ले सकती। ऐसे ही चाइना की सरकार अपने देश के बारे में लेती है। तो ये जो संप्रभुता है सरकार की, ये अपने राज्य के भीतर रहने वाली जनसंख्या और अपने राज्य में आने वाले भूभाग तक सीमित होती है, अन्य देशों से, अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है, अन्य सरकारों को उनके देश के मामले में रहती है। ठीक है, ये गिलक्राइस्ट ने कहा। गार्नर ने क्या कहा? गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। ये भी अच्छी परिभाषा है गार्नर की। ठीक है, तो गार्नर की परिभाषा में मिलती जुलती ही है, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी मिलती जुलती ही परिभाषा है। गार्नर क्या बोल रहा है? गार्नर ये बोल रहा है कि जो राज्य है वो राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के अनुरूप संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसका संगठित शासन हो, जिसके आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समूह करता हो। वही बात है, एक निश्चित भूभाग पर एक आबादी रहती है, उसी आबादी में से एक छोटा या थोड़ा बड़ा, कुछ भी हो सकता है, समुदाय जो है वो सरकार बनाता है। वही सरकार जो है पूरे समाज पे नियंत्रण रखती है, बाहरी किसी भी सत्ता से लगभग स्वतंत्र होकर काम करती है, पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग स्वतंत्र होकर। वो डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति क्या है। जैसे भारत जो है वो स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो कर पाता था पहले, तो अभी पता नहीं क्या होला है, लेकिन भारत जो है वो शुरू से ही उसकी विदेश नीति काफी हद तक स्वतंत्र रही है, लेकिन कभी कभार दबाव में भी आना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि वो देश राज्य की स्थिति क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई देश जो है वो बहुत ताकतवर है तो वो स्वतंत्र विदेश नीति संचालित करता है, जैसे अमेरिका है, रूस है, इनकी विदेश नीति को कोई
प्रभावित नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से अपने देश के बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं छोटे मोटे गरीब देश जो दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं किसी वजह से, तो फिर उनकी विदेश नीति या घरेलू नीति में भी थोड़ा सा उनको बाहर के लोगों का हस्तक्षेप रहता है। अब जैसे मान लो पाकिस्तान अमेरिका पे लंबे समय तक डॉलर्स के लिए निर्भर रहा, इसलिए अमेरिका ने उसकी धरती का प्रयोग मतलब जिस रूप में चाहा वैसे किया। अफगानिस्तान की लड़ाई में, अफगानिस्तान में जब सोवियत सेनाएं घुस गई 1979 में शीत युद्ध के दौर में, तो उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की भूमि का प्रयोग जो है वो अमेरिका ने किया और उस बदले में डॉलर्स दिए वहां के नेताओं को, वहां के सरबराहों को, क्योंकि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। कमजोर देश, कमजोर तो नहीं था पर उसकी अपनी नाकामियां हैं कि उसको इस तरह से करना पड़ा। वहीं भारत की विदेश नीति जो है और घरेलू नीति जो है वो कमोबेश स्वतंत्र रही। इंदिरा गांधी के, पंडित जी के ज़माने में जो है पंडित नेहरू के ज़माने में गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई। उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, शीत युद्ध का चरम दौर चल रहा था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ अमेरिका था, और दुनिया भर के तमाम देश अपने अपने हिसाब से दो खेमों में बट गए थे। उसमें एक नव स्वाधीन गरीब दरिद्र देश जो 200-250 सालों की लूट गुलामी से आज़ाद हुआ, और उसके बाद भी उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, दोनों के साथ बराबर संबंध रखेंगे। तो ये अपने आप में स्वतंत्र विदेश नीति थी। ये उनका उनके पास कोई ऐसी भौतिक शक्ति नहीं थी, गरीबी था, देश बहुत गरीब था उस समय भी, बहुत दीनहीन देश था, लेकिन ये नैतिक बल था पंडित जी का, उनका अपना चारित्रिक बल था कि जिसके बल पे उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति की नींव देश में रखी। उसके बाद चाहे फिर शास्त्री जी का दौर हो, मिसेस गांधी का दौर हो, देश की विदेश नीति कमोबेश स्वतंत्र रही। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया, उसके बाद पाकिस्तान के, उससे पहले ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके फेंक दिए, उसके बाद पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया भारत का, क्योंकि स्वतंत्र विदेश नीति थी। जबकि गरीब देश तब भी गरीबी था, आज से तो बहुत गरीब था, आज तो फिर भी देश के पास काफ़ी पैसा है, संसाधन है, उस समय तो बहुत गरीब था, फिर भी विदेश नीति स्वतंत्र थी, क्योंकि उन नेताओं के अपने अंदर ये दम, खम और बल था, ठीक है ना। वहीं देश के पास पैसा भी आ जाए और कोई आपको बोल दे कि आप टैरिफ कम करो, तो आप कर दो तुरंत, तो फिर ये तो कोई स्वतंत्र विदेश नीति की बात नहीं मानी जाएगी। या कोई आपकी ज़मीन पर आकर के कब्जा कर ले और आप कुछ ना कर पाओ, तो फिर ये स्वतंत्र विदेश नीति नहीं मानी जाएगी। तो देश जो है अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं राज्य। कुछ राज्य जिनके पास बल है तो वो पूरी तरह से संप्रभु होते हैं, वो अपने देश, अपने भूभाग, अपनी जनसंख्या के बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं, न देश के अंदर न देश के बाहर कोई उनको आंख नहीं दिखा सकता। वहीं कुछ कमजोर देश या नेता होते हैं तो फिर वो अपनी घरेलू नीति के संचालन में भी विदेशी हस्तक्षेप को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो खुद ही कमजोर है, देश ही कमजोर है, या नेता के पास उतना बल नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो फिर क्या होता है कि वो अपनी घरेलू नीति में भी हस्तक्षेप झेल लेता है या झेलना पड़ता है उसको। एनीवे, तो समझने की बात है। तो ये गार्नर जो है, गार्नर ने ये परिभाषा दी है, उसने ये कहा है कि भाई जो राज्य होता है वो लगभग संप्रभु होता है, कम या ज्यादा, कभी कभार उसकी संप्रभुता कम होती है, कभी कभार ज्यादा होती है, पर वो लगभग संप्रभु होता है, ठीक है ना, लगभग स्वतंत्र या संप्रभु हो, और उसके आदेशों का पालन तमाम जनता करे, क्योंकि उसकी शक्ति लोगों की शक्ति से ज्यादा है और लोगों ने ही उसको राज्य का दर्जा दिया है, और इसीलिए जो वो बोलेगा लोग मानेंगे, क्योंकि लोगों से ही उसको बल मिल रहा है ना। वो बना ही समाज के संचालन के लिए है, लोगों को ठीक ढंग से चलाने के लिए है, अराजकता ना मचे, अव्यवस्था ना मचे, उसके लिए, तो लोग उसका पालन करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि राज्य नियामक संस्था है, राज्य है तो व्यवस्था बनी हुई है, नहीं तो सब लोग एक दूसरे पे झपट पड़ेंगे। तो गार्नर ने यह बात कही है। इसके बाद आते हैं प्लूटार्क की परिभाषा पे। प्लूटार्क महोदय जो है, उन्होंने राज्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसने दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है, जिसे दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है, और जो उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की गई है, तथा जिसका शासन तर्क की उदारताकारी शक्ति से किया जाता हो। अब देखिए, ये बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स परिभाषा है, इसको आप रटने का प्रयास मत कीजिए, मैं समझा देता हूं तो आपको याद भी रहेगा। वैसे आप रट भी लेना, याद भी कर लेना, लेकिन इसके बारे में जो 2 बातें अपने को ध्यान रखनी है मैं तो आपको बता देता हूं। प्लूटार्क ने 2 बातें कही।
मतलब प्लूटार्क की परिभाषा के बारे में आप दो बातें याद रखो। पहली बात याद रखो कि प्लूटार्क बड़ा अजीब किस्म का विद्वान है, इसने राज्य को दैवी कृपा से जोड़ दिया, डिविनिटी से जोड़ दिया। अगर कोई पूछे कि किस विद्वान ने राज्य को दैवीय कृपा से जोड़ा है या दैवीय कृपा के रूप में देखा है, यह मनुष्यों का बनाया हुआ संगठन नहीं मान रहा इसको, यह मान रहा है कि इसको दैवीय कृपा हासिल है। ठीक है, तो प्लूटार्क ने राज्य को डिविनिटी के साथ जोड़ा, डिविनिटी मतलब दैवीय शक्ति के साथ जोड़ दिया कि यह जो है एक ऐसी संस्था है जो दैवीय कृपा के परिणाम स्वरूप बनी है। इसको यह मानवीय संस्था नहीं मान रहा। बाकी लोगों ने क्या माना है? मानवीय संस्था, कि भाई लोगों ने अपने लिए बनाई है। लोगों को लगा कि भाई अगर हमको ढंग से चलना है तो एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसका सब पालन करे, जो सबके सामूहिक हित में हो, नहीं तो कमजोर का तो कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा। इसलिए सबने एक संस्था बना ली राज्य नाम की। लेकिन प्लूटार्क क्या बोल रहा है? इसको मानवीय संस्था नहीं, यह बोल रहा है कि यह दैवीय कृपा के परिणाम स्वरूप बनी हुई संस्था है, इसको दैवीय कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है। तो इसने इसको डिविनिटी से जोड़ दिया और कहा कि ये उच्चतम न्याय की स्थापना करने के लिए बनाई गई है भगवान के द्वारा। ये अटमोस्ट जस्टिस मतलब सब न्याय का सर्वोच्च रूप, सर्वोच्च न्याय करने के लिए यह संस्था बनाई गई है और इसका शासन तर्क की उदारताकारी शक्ति से किया जाता है। तार्किक रूप से इस पे शासन किया जाता है कि अगर ये न्याय करेगी, लोगों का हित करेगी तो ये चलेगी। अगर ये तानाशाही हो जाए या लोगों के अधिकारों का हनन करने लगे तो आज नहीं तो कल वो गिर जाएगी, उसको गिर भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर वो राज्य नहीं कहलाना चाहिए। ये बात है। तो प्लूटार्क ने कहा है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ से बनी है, अर्थात जो भगवान के द्वारा या दैवी कृपा से बनाई गई है। इसका उद्देश्य समाज में या देश में या जो भी जन समुदाय है, किसी भी समाज के भीतर सर्वोच्च न्याय की स्थापना करना है और ये एक तर्क के उससे चलती है। सर्वोच्च न्याय का मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो जाए तो जस्टिस हो। न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं झगड़ा हो और झगड़े का केस बने और फिर केस की सुनवाई हो। न्याय का मतलब होता है हर व्यक्ति को अधिकार मिलना, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिलना, उसको संसाधनों तक पहुंच होना, उसको समाज में जो संसाधन है उस तक उसकी पहुंच होना, उसको उन संसाधनों का लाभ मिलना, जिसको वितरण मूलक न्याय बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहां पर जस्टिस का मतलब वो नहीं कि केस लड़के जो जस्टिस मिलता है। जस्टिस का मतलब उपयुक्त जीवन दशाएं हासिल होना, मनुष्य को ऐसी जीवन दशाएं मिलना जो मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक हो, संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, उसको समानता हो, स्वतंत्रता हो, अन्याय ना हो, शोषण ना हो, वो होता है। ठीक है, तो प्लूटार्क ये मानता है कि राज्य इसीलिए बनता है कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले, न्याय मिले, शोषण ना हो और उस तरीके से नियम बने रहें, उसके लिए ये बनता है। और एक दैवीय संस्था है और ये इसी तर्क से चलती है। जिस दिन ये तर्क नहीं रहता राज्य में, उसको चलना भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगली परिभाषा बोदान की। बोदान फ्रेंच विद्वान है, जो मैंने अभी आपको पिछले इनका नाम बताया था, बोदान एक फ्रेंच विचारक हुए हैं। बोदान ने बोला है कि राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोदान ने ये परिभाषा बहुत सीमित दी है, इनकी परिभाषा बहुत विस्तृत नहीं है, क्योंकि पुराने विचारक हैं और उस समय जो है बहुत सीमित रूप में ये उसको देख पा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित या संचालित होता है। तो ये आप याद रख लीजिए। दूसरा स्पेंसर ने क्या परिभाषा दी? स्पेंसर कहता है कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। अब इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस विद्वान ने राज्य को व्यापारिक संस्था बोला? तो ये आप की पॉइंट याद रखिए कि स्पेंसर ने बोला। ऐसे प्रश्न बनते भाई, बहुत सिंपल प्रश्न बनते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना है, कोई प्रमेय सिद्ध नहीं करना है, केवल एक चीज याद रख लेना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो प्रश्न तो बहुत सिंपल ही बनते हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं बनते। तो स्पेंसर ने क्या बोला है कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। तो अगर कोई पूछे कि राज्य को व्यापारिक संस्था किसने बोला? स्पेंसर ने बोला। ठीक है, बाकी बात तो ठीक है भाई, सभी लोग सुरक्षित रह सके इसीलिए राज्य बनता है। हर व्यक्ति जो है, जो मूल सुरक्षाएं हैं जीवन की, उनसे उन्मुक्त होके एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जी सके, इसीलिए राज्य बनता है। अगर राज्य नहीं होगा तो जो व्यक्ति हैं,
जो जनसंख्या है, जो प्रजा है, वो जीवन की मूलभूत असुरक्षा से ही घिरी रहेगी। कभी वो उन्नति नहीं कर पाएगी, कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगी, कभी सुकून से नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि वो मूल असुरक्षाओं से, कहीं कोई मेरे घर में घुस न जाए, मेरा सामान चुरा के न ले जाए, कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं मेरा खाना न छीन के भाग जाए, कहीं कोई मतलब ये मूल असुरक्षाएं रहेंगी अगर राज्य नहीं होगा तो। और जिस समाज में व्यक्ति ऐसी मूल असुरक्षाओं से घिरा रहेगा, वो क्या जीवन जिएगा, क्या तरक्की करेगा, कुछ भी नहीं। तो राज्य का उद्देश्य ही है कि जनसंख्या को मूल असुरक्षाओं से मुक्ति देना, ताकि वो एक शांतिपूर्ण सुकूनदेह जीवन जी सके और प्रगति कर सके, मूल चिंताओं से मुक्त होके, भौतिक चिंताओं से या मूलभूत चिंताओं से मुक्त हो जाए। उसको ये लगे कि नहीं राज्य है, वो देख लेगा। कोई मेरे अधिकार छीनेगा, मुझ पर अन्याय करेगा, शोषण करेगा, तो राज्य जो है वो निपटेगा। उसने नियम बनाए हुए हैं, वो मुझे सुरक्षा दे रहा है, ऐसा। तो राज्य इसीलिए बनता है ताकि व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन मिले, मूलभूत चिंताओं से वो मुक्त होकर जीवन जी सके, ठीक है। और इसने राज्य को व्यापारिक संस्था का नाम दिया है। व्यापारिक संस्था इसने इसलिए कहा है कि ये एक तरह से गिव एंड टेक वाली स्थिति रहती है। राज्य को भी कुछ न कुछ तो जनता से मिलता ही है, इसलिए वो लोगों के लिए उसको शक्ति मिलती है, उसको लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का प्रयोग ही फिर वो सेना रखने में करता है, नियम का पालन करवाने में करता है, पुलिस के रूप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए करता है, लोगों के लिए जन कल्याण के काम करने के लिए करता है। तो ये उस तरह की संस्था है। भाई राज्य हवा में तो पैदा नहीं होता, वो लोगों को अगर सुरक्षा दे रहा है, उनको संचालन दे रहा है, उनको नियमित कर रहा है, उनके लिए कानून बना रहा है, उन कानूनों को लागू कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दे रहा है, अधिकार दे रहा है, तो फ्री में नहीं देगा। उसके बदले सत्ता लेता है, अधिकार लेता है और साथ ही साथ पैसा भी लेता है। भाई टैक्स लेगा ना राज्य आपसे, आपको ऐसे ही थोड़ी पार्क में बैठने को मिलेगा या मेट्रो में घूमने को मिलेगा, टैक्स देते हो आप लोग, ऐसा। कांट जो है, इमैनुअल कांट, कांट का पूरा नाम है इमैनुअल कांट। कांट जो है, उन्होंने राज्य को क्या बोला, तो उन्होंने राज्य को सर्वशक्तिमान, दोषतुल्य और ईश्वरीय माना। ये बिल्कुल घोट लो, ये पूछा जा सकता है। कांट जो है, कांट का पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। कांट ने राज्य को क्या कहा, इसने कहा कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। इसने इसको एकदम ऊंचे से ऊंचे स्तर पे, पेडेस्ट्रियल पे स्थापित कर दिया कांट ने। इसने कहा कि राज्य जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। दूसरा, राज्य में कोई खामी नहीं होती, दोष शून्य है, उसमें कोई दोष नहीं है, और वो दैवीय है, ईश्वरीय है, सेलेस्टियल है, डिवाइन है, ठीक है। तो ये कांट ने कहा, याद रखिए, कांट ने राज्य को सर्वशक्तिमान्य, दोष रहित और ईश्वरीय माना। ऐसा क्यों माना इसने? ऐसा इसलिए इसने माना है क्योंकि राज्य के पास शक्ति तो होती ही है और वो उन शक्तियों का प्रयोग करता भी है ना। हीगल ने का भी यही विचार है। हीगल जो है वो भी राज्य को बहुत ज्यादा एकदम भगवान के रूप में देखता है। हीगल ने माना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल ने कहा है कि जो राज्य है, ये मान लो कि देवता ही ईश्वर के रूप, ईश्वर ही मनुष्य में, ईश्वर ही धरती पर राज्य के रूप में है, ठीक है। तो इसने जो है राज्य को बेसिकली क्या माना, ईश्वर का रूप माना धरती पर, या ईश्वर का अवतरण माना, जो भी बोलो, अवतरण मान लो या रूप मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो हीगल महोदय हैं, इन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है और कांट ने भी ईश्वरीय माना है, तो किसका आपको सही मानना है? तो वो आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं देते जिसमें कंफ्यूजन हो। आपको वो वही ऑप्शन देंगे जिनमें से कोई एक सही हो, या फिर मान लो दो दे रहे हैं तो ए और बी करके एक ऑप्शन बना देंगे, या डी और सी जो भी आ रहे हैं, कि भाई कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राज्य को ईश्वरीय या दैवीय माना। तो उसमें मान लो कि ऑप्शंस आपको देंगे, तो फिर उसमें हीगल कांट दोनों देंगे तो एक ऑप्शन भी बना देंगे कि हीगल और कांट दोनों, ए एंड बी दोनों, ऐसा, ठीक है। तो हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना और कांट ने राज्य को सर्वशक्तिमान, दोष रहित और ईश्वरीय माना। अब ऐसा क्यों माना है, देखो इसको, इसके पीछे तर्क है, उतना डिटेल में अपने को फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब राजनीतिक दार्शनिक है, राजनीतिक चिंतन है, बहुत गहरी गहरी बातें इन्होंने कही है। हीगल जो है वो
तो बहुत प्रसिद्ध विचारक हुआ है यूरोप में। बाद में मार्क्स ने उसको सिर से पलट के उल्टा कर दिया, उसने कहा कि हीगल जो बोल रहा था उसका उल्टा मेरा विचार है। तो ये सब प्रसिद्ध विचारक है, चाहे वो इमैनुअल कांट हो, चाहे वो हीगल हो, चाहे वो मार्क्स हो। इन्होंने बहुत गहरे दार्शनिक और वैचारिक चिंतन दिए हैं। वो अपने काम के नहीं है, क्योंकि अपने को एमसीक्यू सॉल्व करना है। अपने से सब इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब इंस्पेक्टर के हिसाब से पूछा जाएगा। अपन कोई दार्शनिक नहीं बन रहे, अपन कोई पीएचडी नहीं कर रहे, अपन कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है, इसलिए अपन को इसके बहुत ज्यादा किताबों में धंसना नहीं है। एसआई के रूप में एसआई का सवाल आएगा, सीधी सी बात है। तो आपको इसी रूप में केवल परिभाषा याद रखना है। फिर भी आपको याद रहे इसलिए मैं थोड़ा सा एकाद उससे जुड़ा हुआ पक्ष बता देता हूं ताकि याद रहे, ठीक है। तो हीगल ने ईश्वर का अवतरण अब क्यों माना, तो इसने बोला कि भाई ईश्वर होता है या नहीं हमें नहीं पता, पर दुनिया में राज्य ही ईश्वर है, क्योंकि वही मनुष्यों को न्याय दे रहा है, वही उनको संचालित कर रहा है, वही उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, वही उनको शोषण से मुक्ति दिला रहा है, वही उनको सुरक्षा दे रहा है, वही उनको बेसिक चिंताओं से मुक्ति दे रहा है, वही उनको अधिक मतलब अपॉर्चुनिटीज देता है, अवसर देता है, वही उनको बचाता है, वही न्याय करता है। तो यही ईश्वर है। ईश्वर को तो हमने नहीं देखा कि है कि नहीं है, मतलब ये उसका विचार है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो हीगल इसलिए बोलता है कि ईश्वर हमें नहीं पता कि कैसा होगा या है नहीं है, या है तो कैसा है, पर राज्य अगर ये सब काम कर रहा है तो वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही एक अवतरण है, क्योंकि यही काम ईश्वर का भी है कि मनुष्य चिंताओं से मुक्त रहे, असुरक्षा से मुक्त रहे, सुरक्षित रहे, उसको अधिकार मिले, शोषण ना हो, अच्छा जीवन जी पाए, है ना, उसको एक संचालित रूप में जीवन जिए, उसको अवसर मिले अपने हिसाब से जीवन, तो वो तमाम चीजें, अन्याय ना हो, तो वो काम राज्य कर ही रहा है अगर करता है तो राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है। यही बात कांट ने भी कही, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और विचारकों की परिभाषाएं हैं, जैसे एक है बर्गेस। बर्गेस ने क्या कहा, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है। एक संगठित इकाई के रूप में आप मानव समाज का एक विशिष्ट भाग मान लो, वो है बर्गेस की परिभाषा। अब ये बहुत समझने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई मानव समाज का एक मतलब जो जनसंख्या है उसी में से एक हिस्सा निकल करके जो है राज्य के रूप में परिणत हो जाता है। लूथर ने क्या बोला, शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, मतलब जो ईश्वर को भी प्रिय होती है और लोगों को भी प्रिय होती है, ईश्वर प्रिय भी है और जनप्रिय भी है, ये लूथर ने कहा। ये याद रखिए, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये तो कमेंट्री है राज्य के ऊपर, ये राज्य के ऊपर इनके कमेंट्स हैं। तो ये कमेंट्स याद रखिए कि किसने क्या बोला, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये तो इनकी कमेंट्री है कि राज्य को इन्होंने किस रूप में देखा, समग्रता नहीं है इसमें। तो ये कमेंट याद रखो कि इन्होंने क्या टिप्पणी की राज्य के ऊपर, ये तो इनकी टिप्पणियां हैं। लूथर ने बोला कि भाई राज्य ऐसी संस्था है जो लोग जनप्रिय भी होती है और ईश्वर प्रिय भी होती है। लोगों ने ही राज्य को बनाया है, उनके लिए बनी है, तो लोकप्रिय तो है ही, और वो ईश्वर प्रिय भी है, क्योंकि ईश्वर भी जो है वो देखता है कि राज्य लोगों को चला पा रहा है ठीक से, नहीं तो फिर मनुष्यों का समाज में और जानवर के समाज में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर राज्य एक दिन के लिए हटा दिया जाए, अगर मान लो कि सरकार हट जाए, पुलिस हट जाए, तो आप सोचो क्या हो। बांग्लादेश में नहीं देखा था क्या हुआ था अभी कुछ महीने पहले, लोग शेख हसीना के घर में घुस गए और जो सामान मिला उठा उठा के ले गए, पूरा घर तोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि आज हम जो भी करेंगे हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आज लॉ एंड ऑर्डर सस्पेंडेड है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर हटा दिया जाए, अगर मान लो लोगों को बोल दिया जाए कि भाई 1 घंटा है, इसमें आप जो भी करेंगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस 1 घंटे के लिए संविधान, कानून, नियम, कायदे सब हटा लिए जाते हैं, आप जो करना चाहो करो, इसका कोई रिपरकशन नहीं होगा आप पे। तो लोग अंधाधुंध क्या करेंगे, दुकानें लूट लेंगे, घर लूट लेंगे, एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। ये है मनुष्यों की असलियत। अगर राज्य ना हो तो देश चल ही नहीं सकता, समाज चल ही नहीं सकता, जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज भी और बेटर होता है, उससे भी खराब आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है बाय नेचर। तो इसीलिए लूथर ने बोला है कि राज्य ऐसी संस्था है जो जनप्रिय भी है और ईश्वर प्रिय भी है, क्योंकि वो मनुष्यों को एक समग्र और एक व्यवस्थित जीवन देती है। वेबर मतलब मैक्स वेबर ने क्या बोला है, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। ठीक है, ये इसकी कमेंट्री है। ठीक है भाई वेबर साहब, ठीक है, मैक्स वेबर है ये। मैक्स वेबर ने ये बोला है कि राज्य ऐसी इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है।
याद रख लो, दंड देने की शक्ति होती है राज्य के पास, ठीक है। यहां पर दंडकारी का मतलब जो है केवल ये नहीं कि दंड देना, दंडकारी का मतलब होता है संचालक शक्ति, नियामक शक्ति। यहां पर दंडकारी का मतलब किसी को सजा देने वाली शक्ति नहीं है, यहां दंडकारी का मतलब होता है संचालक की, संचालन की शक्ति, नियामक की शक्ति, व्यवस्था की शक्ति, ठीक है। देश को, किसी भी समाज को व्यवस्थित रखना, संचालित करना, नियमित करना, और ना हो तो उसमें सजा देना, वो तमाम। तो यहां दंड का मतलब या दंडकारी शक्ति का मतलब संचालक या नियामक या व्यवस्थापन की शक्ति से है। और राज्य वो इकाई है जिसके पास इस शक्ति का एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है। ये शक्ति और किसी के पास नहीं होती, राज्य के पास होती है। कानून आप बना सकते हो क्या कि मैं कानून बनाऊंगा देश के लिए? राज्य ही बना सकता है। ब्लंटशली की तो कल परिभाषा मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी आपको। ब्लंटशली ने बोला है कि राज्य किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्लंटशली की परिभाषा बता दी थी, तो आप वहां देख लेना, वही की वही है जो वहां पर बताई थी, सेम वही है कि राज्य किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। उसके बाद ग्रोशियस की परिभाषा आज की लास्ट परिभाषा है। इसके बाद जो है ग्रोशियस, इसके बाद जो है परिभाषाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये आज की लास्ट परिभाषा है ग्रोशियस की। ग्रोशियस ने क्या कहा? राज्य स्वतंत्र परिपूर्ण लोगों का परिपूर्ण संघ है जो अपने परस्पर लाभ की खातिर और कानून के लाभों का आनंद लेने हेतु एकताबद्ध हो जाते हैं, ठीक है। वही बात है, इसमें भी कोई ऐसी नई बात इसने नहीं कही है, वही बात इसने भी कही है। इसका जो आपका ग्रोशियस महोदय है, ग्रोशियस का ये मानना है कि राज्य जो है वो एक तरह से विन विन सिचुएशन से बनता है। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है कि उसमें हर व्यक्ति को लाभ दिखता है, वो हर मनुष्य के समझौते से बनता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे कौटिल्य ने भी दी है, और भी विचारकों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे। राज्य जो है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हर मनुष्य ने अपने समुदाय के भीतर एक ऐसी संस्था बनाई जिसमें कुछ लोगों को शक्तियां दी कि आप हमको रूल करो, आप हमें संचालित करो, वरना हम लोगों का जीवन जो है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे का अधिकार छीनेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, अव्यवस्था मचेगी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वो बनता है, और इसीलिए वो हर मनुष्य के लिए लाभकारी है। भाई हम एक राज्य के ढांचे में रह रहे हैं तो हमारे लिए राज्य लाभकारी है ना भाई। हम सभी को अधिकार मिले हुए हैं, हम एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, मेहनत करें तो जॉब ले सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो हमको सबको अधिकार एक ढांचे के भीतर है। हम सबके लिए अच्छा है राज्य का होना। लॉ एंड ऑर्डर है, कोई अपराध नहीं होता, कोई वो नहीं होती, तो एक लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टीज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, दुकानें, मकान बने हुए, दुकान बनी हुई है, बाजार बने हुए, तो एक व्यवस्था काम कर रही है ना, मौद्रिक नीतियां बनी हुई हैं, सबके फायदे में है। और इसीलिए ये एक विन विन सिचुएशन है हर व्यक्ति के लिए जो इसमें रहता है। तो ये परस्पर लाभ की खातिर बनता है, और कानून के लाभों का आनंद लेने हेतु लोग एकताबद्ध हो जाते हैं। लोग जो है इसलिए इसको बनाते हैं कि सबको लाभ मिले, और कानून जो बनेंगे उससे भी सभी को लाभ मिलेगा, इसलिए वो एक साथ आते हैं राज्य के लिए। इसीलिए राज्य जो है उसको शक्ति मिलती है, स्रोत। राज्य की शक्ति का स्रोत जनता होती है। जनता चाहेगी तो राज्य रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जिस दिन जनता को लग जाए कि नहीं ये राज्य हमारे लिए ठीक नहीं है तो उसको हटा देती है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चुनाव से हटा देगी। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां तख्ता पलट हो जाते हैं, कू हो जाता है, क्रांतियां हो जाती हैं। तो जनता के विश्वास से ही तो राज्य को शक्ति हासिल होती है, क्योंकि जनता को यह लगता है कि राज्य का होना सभी के हित में है, सामूहिक हित में। ठीक है, तो ये राज्य की कुछ परिभाषाएं विभिन्न विचारकों के द्वारा दी गई है। अगर आपने इतनी परिभाषाएं और इतनी कमेंट्री याद कर ली तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और सिंपल क्वेश्चन आता है कि राज्य के बारे में ये परिभाषा किसने दी, ये राज्य पर ये टिप्पणी किस विचारक ने की, किस विचारक ने ईश्वरीय माना, किसने दैवीय माना, किसने क्या माना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सब याद कर लिए तो एक दो प्रश्न, एक आध प्रश्न इससे आपको आना ही आना है, तो आपका उतना प्रश्न जो है, एक प्रश्न कम से कम हल हो जाएगा। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत हैं, तो उसके बारे में विशद चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक समझौते का परिणाम है, ये है, वो है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं जिन पे हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किन किन आधारों पर हुई है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। मतलब हर आधार पर नहीं हुई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार माना है।
कुछ मानते हैं कि राज्य इस तरह से पैदा हुआ, कुछ मानते हैं इस तरह से पैदा हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत और किन विचारकों ने वो सिद्धांत दिए हैं, किसने उनका समर्थन किया है, ये सब बातें करेंगे। तो अब आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके परीक्षा के लिहाज से। आप इसको तैयार करते चलिए तो आप इससे मैक्सिमम नंबर जो है वो ग्रहण कर पाएंगे। तो अब अगली क्लास में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। अब इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।